जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 22 अगस्त 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए कल के प्रश्नों के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कल मैंने आपसे पूछा था KVIC के द्वारा किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण व सह उत्पादन केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो ये स्थापित किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत कौन बन गए हैं। तो बांग्लादेश में भारत के राजदूत बन गए हैं विक्रम दुरई स्वामी जी और इन्होंने स्थान लिया है रीवा गांगुली जी का। 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो ये आपके मलयालम भाषा के कवि अक्कीतम अच्युथन नंबूदरी जी को दिया गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे की बात हो रही है तो ये आपके स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 12 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करते हैं तो ये आपका मनाया जाता है 12 अगस्त को। तो दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये भी आपका जनवरी में लॉन्च किया गया था और इसमें भारत का स्थान रहा था 84th यानी कि 84वें स्थान पे भारत था और जापान इस सूची में रहा था पहले स्थान पर। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके द्वारा इन प्रश्नों के सही सही उत्तर दिए गए। तो शिवम कृष्णा तोमर, इसके अलावा सौरभ कुमार, गार्गी कपूर, सिमरन सिंह हैं, उसके अलावा रमन राजपूत हैं, खुशबू राय हैं, शांतनु सिंह सेंगर हैं, सद्दाम हैं, इसके अलावा राजकुमार जी हैं और 2 बार ईशानी जी भी हैं जिनके द्वारा इन प्रश्नों के सही उत्तर दिए गए। तो मैं आपसे भी कहूँगा कि इसी प्रकार से प्रश्नों का उत्तर कमेंट में देते रहिए। अगर आप कमेंट में नहीं लिख सकते हैं तो ये कोशिश करिए कि लास्ट में वीडियो को पॉज करके उन प्रश्नों को स्वयं मेमोराइज करने का प्रयास करिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो की जो PDF है वह आपको टेलीग्राम के ऊपर भी मिल जाएगी। वहाँ पर आपको सर्च करना है KV गुरुजी या फिर आप इसके PDF को वेबसाइट के ऊपर से प्रिंट फॉर्म में जनरेट कर सकते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए अब आज के पहले प्रश्न से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी कि वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे कब मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है 21 अगस्त को यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो जो भी पूरे विश्व में वृद्ध व्यक्ति हैं उन सभी से संबंधित मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और उनकी जो भी उपलब्धियां रही हैं उन उपलब्धियों को पहचानने और उन्हें सम्मान देने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अगस्त को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के द्वारा आधिकारिक तौर पर इस दिवस की शुरुआत की गई थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा दिसंबर 1990 में इसको घोषित किया गया था और उसके बाद में 1991 में पहली बार 21 अगस्त को ये मनाया गया था। तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस ये आपका होता है 21 अगस्त को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के आधार पर नौकरी देने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। तो अगर आपको याद हो तो मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया था और वहाँ पर मैंने आपसे ये भी चर्चा की थी कि सरकार ने कहा है कि ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है यह मुख्य रूप से IBPS, इसके अलावा SSC और जो हमारे RRB के जॉब हैं उन्हीं के लिए होगी। लेकिन इन फ्यूचर अगर राज्यों की सरकारें भी चाहती हैं तो वह भी इसको अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। तो इसी क्रम में मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने ये घोषणा की है कि हमारे यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा जो भी नौकरियाँ दी जाएंगी उसमें यहाँ पर राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसको भी कंसीडर किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। और केंद्र सरकार के द्वारा अभी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दी गई है और इनके द्वारा रेलवे, SSC और IBPS के लिए Tier 1 की कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की आयोजन किया जाएगा।
उस दिन मैंने वीडियो बनाया था तो किसी ने पूछा था कि इसका सिलेबस क्या होगा, कैसे होगा। तो इन सब के बारे में अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। ये घोषणा जरूर हुई है कि इसका जो सेंटर होगा वह आपके प्रत्येक जिलों में होगा। इसके अलावा कई सारी भाषाओं में ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वह भी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अभी सिलेबस क्या है, किस प्रकार के प्रश्न होंगे, इन सब के बारे में घोषणा नहीं हुई है। तो सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, उसे भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अटल इनोवेशन मिशन व नीति आयोग ने किस देश के साथ नवाचार के क्षेत्र में सहयोग के लिए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए? तो ये हस्ताक्षर इन्होंने किया है स्वीडन के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो अटल इनोवेशन मिशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि नीति आयोग के द्वारा देश में के जो भी छात्र हैं उनमें इनोवेशन की भावना और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो अभी अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और बिजनेस स्वीडन के बीच में एक समझौता हुआ है और इस समझौते के अंतर्गत जो भी हमारे देश के उद्यमी हैं यानी कि एंटरप्रेन्योर हैं उनके भीतर नवाचार यानी कि इनोवेशन की क्षमता को बढ़ावा दिया जाएगा और जो भी स्टार्टअप के लिए एक पूरा इकोसिस्टम है उसको भी और प्रोत्साहित किया जाएगा। स्वीडन की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको स्टॉकहोम में मिल जाएगी। मुद्रा इसकी है स्वीडिश क्रोना और पीएम यहाँ के हैं स्टीफन लोफे, ये यहाँ के पीएम हैं। तो लोकेशन देख सकते हैं, यूरोप महाद्वीप का देश है स्वीडन, ये हमारा भारत है और ऐसे आप चलते हुए जाएंगे तो पहुँच जाएंगे स्वीडन जो कि नॉर्वे और फिनलैंड के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। किस केंद्रीय मंत्री ने श्रम ब्यूरो के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया? तो हमारे श्रम और रोजगार मंत्री कौन हैं? संतोष गंगवार जी। तो इन्हीं के द्वारा यहाँ पर श्रम ब्यूरो के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये आप यहाँ पर लोगो देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा श्रम ब्यूरो यानी कि लेबर ब्यूरो, बीच में आपको एक सिंबल दिखेगा जो कि हमारे तिरंगे झंडे से लिया गया है और यहाँ पर जो नीचे पट्टी है इसमें आपको 3 महत्वपूर्ण टैगलाइन मिलेगी जो कि श्रम ब्यूरो से संबंधित हैं और ये आपके एक्यूरेसी, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। तो ये इसकी खास बात है लोगों की, ध्यान रखिएगा। तो तिरंगे वाला ग्राफ है, यहाँ पर गेहूं की बालियां हैं जो कि ग्रामीण कृषि श्रम की प्रतीक हैं और नीले रंग का जो चक्र है ये रिप्रेजेंट करता है काम को यानी कि वर्क को रिप्रेजेंट करता है और नीला रंग ये हमारे मेहनती कामगारों का प्रतीक है। श्रम ब्यूरो की बात करते हैं तो ये हमारे देश में श्रमिकों व जो भी रोजगार है उससे संबंधित डेटा को एकत्र करने वाला और उसके संबंध में रिपोर्ट जारी करने वाला एक संस्थान है। तो लोगों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में ट्राई फूड परियोजना के तीसरे प्रसंस्करण केंद्रों की शुरुआत की है? तो ये इन्होंने शुरू किया है 2 राज्यों में। पहला राज्य है आपका महाराष्ट्र और दूसरा राज्य है आपका छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी। तो इनके द्वारा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में इन प्रसंस्करण इकाइयों की शुरुआत की गई है। अब ये प्रसंस्करण इकाइयाँ क्या हैं, ट्राई फूड परियोजना क्या है, इसके बारे में आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जो हमारे आदिवासी लोग होते हैं या आप कह सकते हैं जनजातीय लोग होते हैं वह मुख्य रूप से आपको जंगलों के आसपास निवास करते हुए मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है ये जो जंगल होते हैं या ये जो पेड़ पौधे होते हैं वह इनकी आजीविका के मुख्य साधन होते हैं। तो जंगलों से बहुत से प्रकार के प्रोडक्ट मिलते हैं यानी कि बहुत सारे उत्पाद होते हैं और फिर उन उत्पादों का प्रसंस्करण करके देश या विदेश के विभिन्न स्थानों पर उसे भेजा जाता है। तो ट्राई फूड योजना ये हमारे आदिवासी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी और इसका मुख्य रूप से उद्देश्य यही था कि जो हमारे लघु वन उपज होते हैं यानी कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं इनका बेहतर तरीके से प्रसंस्करण किया जाए और इसका जो मूल्य है उसको और ज़्यादा बढ़ा करके वनों में निवास करने वाले आदिवासी समुदाय के लोगों की आजीविका में यहाँ पर वृद्धि की जाए यानी कि उनकी आय को बढ़ाया जाए। तो इसी के उद्देश्य से ट्राई फूड परियोजना की शुरुआत की गई थी और अब इसी के अंतर्गत
2 नए प्रसंस्करण केंद्रों की महाराष्ट्र के रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में शुरुआत की गई है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ट्राई फूड परियोजना की, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के सहयोग से ट्राइफेड के द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में किसके द्वारा संशोधित नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020-25 को लॉन्च किया गया? तो ये यहाँ पर लॉन्च किया है महेश कुमार जैन जी ने, जो कि आरबीआई के उप गवर्नर हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आइए अब यहाँ पर समझते हैं ये नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन है क्या। यानी कि यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में आप समझ सकते हैं, फाइनेंशियल का मतलब हो गया वित्तीय, एजुकेशन का मतलब हो गया शिक्षा, और नेशनल का मतलब हो गया राष्ट्रीय, स्ट्रेटजी का मतलब हो गया रणनीति। यानी कि हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय शिक्षा को किस तरह से बढ़ावा दिया जाएगा या इसके लिए किस प्रकार से काम किया जाएगा, उसी के ऊपर एक यह रणनीति है जिसे आरबीआई के उप गवर्नर एम.के. जैन जी ने लॉन्च किया है। और इस स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन के द्वारा आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और PFRDA यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ में मिलकर के इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों के सहयोग से इसको तैयार किया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगले 5 वर्षों में यानी कि 2020 से 25 के बीच में किस प्रकार से हमारे देश में धन के प्रबंधन के लिए और किस प्रकार से बेहतर भविष्य के लिए पैसे का संयोजन किया जाए, उसके लिए यहाँ पर वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दिया जाएगा। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यह एक संशोधित है, यानी कि इसके पहले भी ये प्लान आ चुका था। तो पिछला प्लान जो आपका था वह 2013 से लेकर के 18 तक चला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें एक ज़रूरी चीज़ ये है कि 5C अप्रोच के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाएगा। ये 5C अप्रोच क्या है? पहला है कंटेंट, दूसरी है कैपेसिटी, तीसरी है कम्युनिटी यानी कि समुदाय के स्तर पर, कम्युनिकेशन यानी कि संचार, और फिर पांचवा होगा कोलैबोरेशन। यानी कि इन सभी के आधार पर ये जो नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन पॉलिसी है, इसको अगले 5 वर्षों में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आरबीआई की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय इसका है मुंबई में। अध्यक्ष शक्तिकांत दास, और आरबीआई में कुल मिलाकर के 4 होते हैं आपके उप गवर्नर। 4 में से एक का पद रिक्त है। एक मैंने आपको बता दिया महेश कुमार जैन जी हैं। माइकल देवव्रत पात्रा ये इसी साल आरबीआई के उप गवर्नर बने थे। और एक हमारे हैं बीपी कानूनगो जी। तो ये 3 इस समय है, एक सीट यहाँ पर वैकेंट है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में किस राज्य को देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया? तो देश का सबसे स्वच्छ राज्य यहाँ पर है छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार की गई और हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा यहाँ पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया। कल मैंने आपको बता ही दिया था कि जो 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या के सबसे स्वच्छ शहरों की सूची है, उसमें इंदौर ने लगातार चौथी बार टॉप किया है। और 1 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच के जो शहर हैं, उसमें छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर रहा है पहले स्थान पर। राज्यों की बात करते हैं तो सबसे स्वच्छ राज्य रहा है छत्तीसगढ़, दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान पे रहा है मध्य प्रदेश। वहीं पर अगर हम लोग देश के सबसे स्वच्छ राजधानियों की बात करें तो यहाँ पर भोपाल रहा है पहले स्थान पर। तो इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जा करके देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं राज्यों की जो रैंकिंग है, इसमें वह राज्य जहां पर 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनमें झारखंड रहा है पहले स्थान पे, लेकिन जहां पर 100 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज हैं उसमें छत्तीसगढ़ रहा है पहले स्थान पर। इन छोटे राज्यों में केरल सबसे निचले स्थान पे है, और ये जो बड़े राज्य हैं इनमें बिहार सबसे निचले स्थान पे रहा है। किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 से संबंधित द कोरोना फाइटर्स
नाम के गेम को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो मुख्य रूप से आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि ये जो गेम है उसे डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस देश के साथ जल संसाधन प्रबंधन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये समझौता इन्होंने किया है इजराइल देश के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये समझौता है क्या, आइए उसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे ये हमारा हो गया उत्तर प्रदेश, मान लीजिए ये है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का जो ये रीजन है यानी कि बुंदेलखंड वाला रीजन है, यहाँ पर पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। और आपको पता होगा कि जो अटल भूजल योजना थी जिसको उत्तर प्रदेश में भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसके अंतर्गत मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा इसी बुंदेलखंड वाले रीजन पर। तो यहाँ पर पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी है। तो इजराइल की जो भी टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करके यहाँ पर जो भी पानी के सोर्स हैं उनका बेहतर तरीके से प्रबंधन किया जाएगा और किस प्रकार से बेहतर तरीके से सिंचाई कार्यों में पानी का प्रयोग किया जाए, इसके लिए भी इजराइल यहाँ पर सहयोग करेगा। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में जल प्रबंधन के लिए 2 वर्षों के लिए समझौता हुआ है। इजराइल की तरफ से भारत में उनके यहाँ के राजदूत रोन मल्का और यूपी के जो कृषि उत्पादन महानिदेशक हैं आलोक सिन्हा, इनके बीच में प्लान ऑफ कोऑपरेशन हस्ताक्षरित किया गया। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट होगा उसके कार्यान्वयन के लिए झांसी में एक बांध है जिसका नाम है पहुंच बांध जलाशय। तो इसके माध्यम से एकीकृत टपक सिंचाई का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि इजराइल के साथ में समझौता इन्होंने किया है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ लोगों के बीच आदान प्रदान को बेहतर बनाने के लिए नए सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये समझौता किया है भारत ने इजराइल के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इजराइल में भारत के राजदूत कौन हैं? तो ये हैं आपके संजीव सिंगला और इजराइल के विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है गबी आस्केनाजी। तो इन दोनों के बीच में इजराइल की राजधानी जेरूसलेम में इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। तो ये जो समझौता है वह एक सांस्कृतिक समझौता होगा, यानी कि किस प्रकार से जो भारत और इजराइल के लोग हैं यानी कि पीपल टू पीपल कलेक्ट है उसको और बेहतर किया जाए, सांस्कृतिक चीज़ों को एक दूसरे के साथ में साझा करके, इसी के लिए यह समझौता अगले 3 वर्षों के लिए किया गया है। इजराइल के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि अभी यूएसए की मध्यस्थता से इन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के साथ में अब्राहम अकॉर्ड को साइन किया है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और पाकिस्तान ने यह भी घोषणा कर दी है कि हम इजराइल को एक स्वतंत्र देश की मान्यता नहीं देते हैं। तो इसीलिए भारत के लिए ये जरूरी है कि वह इजराइल के साथ में अपने संबंधों को और बेहतर करे। तो मुद्रा यहाँ की है शेकेल, पीएम यहाँ के हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ये आप लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा इजराइल जो कि मिस्र, इसके अलावा जॉर्डन और लेबनान के साथ में अपनी सीमाएं साझा करता है। अगला प्रश्न है, कीथ रोवले ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली? तो ये सारी चीज़ें बेकार टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। देखिए, डेली करंट अफेयर जो होता है इसका मतलब यही है कि जो भी करंट अफेयर के प्रश्न हैं उन सभी के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया हो, इसीलिए इन प्रश्नों को भी मैं करंट अफेयर के वीडियो में शामिल करता हूँ। हालांकि इनके पूछे जाने की संभावना 5% से भी कम होती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण देश नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो कीथ रोलवे की बात करते हैं तो ये ट्रिनिडाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, यानी कि दूसरी बार इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है और इनकी पार्टी का नाम है पीपल्स नेशनल मूवमेंट। बात करते हैं ट्रिनिडाद एंड टोबैगो की, तो कैरिबियन द्वीप समूह में स्थित यह एक छोटा सा द्वीपीय देश है जिसकी राजधानी आपको पोर्ट ऑफ स्पेन में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है डॉलर। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर है वेनेजुएला, यहाँ पर है गयाना और ये आपको द्वीपीय देश मिलेगा ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रांसिस्को एशिये ये लगातार तीसरी बार अफ्रीका महाद्वीप के देश इक्वेटोरियल गिनी के नए पीएम बन गए हैं। अगला प्रश्न है, गोपाला स्वामी अयंगर कस्तूरी रंगन जिनका हाल ही में निधन हुआ किस खेल से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे यहाँ पर क्रिकेट से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
तमिलनाडु राज्य के ये पूर्व प्रथम श्रेणी खिलाड़ी रहे हैं, पिच क्यूरेटर भी रह चुके हैं। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि क्रिकेट से ये संबंधित थे। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ जनजातीय महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए समझौता किया है? यानी कि जो हमारे ट्राइबल वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके लिए यहाँ पर समझौता किया है। तो ये समझौता किया है इन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारत सरकार के द्वारा एक योजना की शुरुआत की गई थी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यानी कि जो भी ग्रामीण स्तर के लोग हैं उनकी आजीविका को बढ़ाने के साधन को यहाँ पर उपलब्ध कराया जाए। तो इसी के अंतर्गत इन दोनों मंत्रालयों ने यानी कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आपस में समझौता किया है। और इस समझौते के अंतर्गत जो भी ग्रामीण जनजातीय स्वयं सहायता समूह हैं उनके बीच में अस्थायी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए संचार को स्थापित किया जाएगा। बात करते हैं ग्रामीण विकास मंत्री की, तो ये आपके हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। और जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो ये है अर्जुन मुंडा जी। आखिरी प्रश्न है, किस वैश्विक टेक कंपनी ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ मुफ्त डिजिटल शिक्षा सेवाओं के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता इन्होंने किया है IBM के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये जो समझौता दोनों के बीच में हुआ है इसके अंतर्गत IBM के द्वारा जो भी हमारे यहाँ पर डेवलप होती हुई या फिर उभरती हुई तकनीक है यानी कि टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर मुफ्त डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास ये प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी कि यहाँ पर IBM के द्वारा स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी और देश में जो भी उभरती हुई तकनीकें हैं यानी कि प्रौद्योगिकी है उसके ऊपर मुफ्त डिजिटल शिक्षा भी प्रोवाइड कराया जाएगा। IBM की बात करते हैं तो इनके द्वारा यहाँ पर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का पोर्टल है जिसका नाम है ई-स्किल इंडिया। तो इसी के ऊपर 30 प्रकार के कोर्स संचालित किए जाएंगे और ये पूरी तरीके से फ्री होंगे, जिन्हें कोई भी व्यक्ति इनरोल करके पढ़ या सुन सकता है या फिर इससे सीख सकता है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके CEO हैं अरविंद कृष्णा। तो चलिए आज की वीडियो से जो प्रश्न हैं उनके बारे में जान लेते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? स्पुतनिक 5 अभी ये न्यूज़ में था तो ये क्या है? मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किस राज्य ने लॉन्च किया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के खिलाड़ी हैं? और अभी हमारी लोकसभा में किस भाषा में एक पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।